नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास, हमारे जो क्लाइंट हैं उनके पास ऐसे ऐसे नोटिसेस आ रही हैं 316 और बीएनएस की धारा 316 और 318 के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्रिमिनल केस किया जाएगा। तो आज हम इसके बारे में ही बताएंगे, ये 316 और 318 की धारा है क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कौन सा कन्वर्टेड रूप है। जैसे कि 420 और 406 पहले हुआ करती थी, धोखाधड़ी, चीटिंग और अमानत में खयानत 406 की धारा होती थी, उसी का बदला हुआ रूप बीएनएस की धारा में 316 और 318 का नोटिस आपको भेज रहा है। जो कि ऐसी नोटिसें जेन्युइन है, फेक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपका तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा, आज की वीडियो देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, आज के समय में बहुत आसानी से आपके पैन कार्ड को, आधार कार्ड को और सिबिल को वेरीफाई किया जा रहा है और आसानी से लोन पे लोन आपको मिलते जा रहे हैं, बहुत आसानी से। जैसे आसानी से लोन मिलना शुरू हो गया है, उतना ही डिफॉल्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन में तो डिफॉल्टरों की संख्या बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उसी हिसाब से कंपनियां नए नए हथकंडे अपनाना शुरू करिए। रिकवरी के लिए कंपनियां, पहले तो फर्जी पुलिस बनते थे, फर्जी एडवोकेट बनते थे, अब तो ज़्यादातर लोगों को ये सब पता चल गया है ये फर्जी रिकवरी एजेंट है जो कि पुलिस और एडवोकेट बन के बात करते हैं। तो उनको अब तो खत्म हो गया, वो सब पुराना हो गया। अब नए नए में वो जो कर रहे हैं, नए नए में कानूनी दावपेच में उनका सहारा ले रहे हैं, 316 और 318 जैसी धाराओं का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें आपका क्या बचाव है, क्या तरीका है, क्या करना है। यदि आपने लोन लिया है, किसी भी तरह से लोन लिया है और डिफॉल्ट करके नहीं दे रहा है, किसी भी तरह से कोई जेन्युइन, किसी विषम परिस्थिति में जॉब लॉस हो गया है या फिर कोई भी जॉब प्रॉब्लम होती है, जॉब लॉस हो गया, बीमारी हो गया, दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, जो कि जेन्युइन डिफॉल्टर है, बिल्कुल की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन डिफॉल्टर जो कि लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं। और जो होते हैं बिलफुल डिफॉल्टर, माने उनकी नीयत खराब होती है, उनके पास पैसे हैं, देना नहीं चाहते, वो लोग आते हैं बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में। कि बिलफुल डिफॉल्टर, आप चल रहे हो 50 लाख की गाड़ी से, आपको देने हैं बैंक के 4 से 5 लाख, आप नहीं दे रहे हो, तो उसको बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आते हैं कि हाँ वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो बिलफुल डिफॉल्टर आपको नहीं बनना है, आप जेन्युइन डिफॉल्टर की बात कर रहे हैं। अगर आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, तो उस कंडीशन में तो जब कंपनियां क्या कर रही हैं, 316 और 318 जैसी धाराओं का यूज कर रही है नोटिसों में। क्या बताइए, आपने लोन लिया था तो आपके लोन को ऐसे ही नहीं दे गया था, आपके लोन को, आपके आधार कार्ड को चेक किया, बैंक को, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखा गया, उसके बाद आपकी सिबिल को देखा गया, पूरी तरह वेरीफाई किया, तब तो लोन लिया। आपने धोखाधड़ी क्या किया, कहाँ आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया। 420 का केस तब होता ना जब आपने कोई लोन लिया, सैलरी स्लिप को एडिट कर दिया, पैन कार्ड को एडिट कर दिया, या फिर आधार कार्ड में कोई चेंजेस कर दिए, तो ऐसा कुछ किया होता तब ना 420 है। आपने क्या धोखाधड़ी, आपने अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया और उसके बाद सिबिल को देखा गया, तब तो आपको लोन दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में 420 जैसी धाराएं, जो बीएनएस की धारा में 316 और 318 की बात पे ये नोटिस भेज रहे हैं, तो ये नोटिसों का, ये नोटिस तो जेन्युइन है ही नहीं। आपने धोखाधड़ी क्या किया, आपने छीन करके तो लिया नहीं, आपने चोरी से तो लिया नहीं, आपने कोई चीटिंग नहीं किया, लेकिन कंपनियां ऐसा ऐसा कर रही हैं। तो ऐसा अगर 316 और 318 का अगर आपके पास नोटिस आए, एक होता है अमानत में खयानत, तो इसमें अमानत में खयानत, क्या आपने विश्वासघात कर दिया, क्या आपने ट्रस्ट को तोड़ दिया, क्या उनके ट्रस्ट को तोड़ दिया कि 406 की धारा लग रही है। तो ऐसी कोई धारा जो लग रही है वो जेन्युइन तरीका नहीं है इनका, आपको डराने के लिए, हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने लोन लिया है तो कोई चीटिंग नहीं किया है, कोई धोखाधड़ी नहीं किया है, आपके सिबिल को देखा गया, सब कुछ देखा गया, उसके बाद तो आपको लोन मिला। तो इसमें धोखाधड़ी का कहाँ पे आ रहा है। तो अगर ऐसा आपके पास नोटिस आता है तो आप कंपनियों को एक मजबूत ड्राफ्टिंग, 5-10 पेज के मजबूत ड्राफ्टिंग बना करके, किसी एडवोकेट के माध्यम से बनवा करके कंपनी को भेज दीजिए। तो ये मजबूत ड्राफ्ट जरूर आपको बनाना है, बना करके कंपनी को आपको जरूर एक बार भेज दीजिए। भेज देने के बाद ये कंपनी केस नहीं करेंगी, जो आपको धमकियां दिया जा रहा है, ऐसे केसेस टिकते नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें कि वित्तीय लेन देन, पैसे के लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता।
और ये 420 406 की धाराओं में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्रिमिनल केस होगा, एफआईआर दर्ज होगी, आपको बेल नहीं होगी, जेल हो जाएगा, पता नहीं क्या। इनका बस चले तो ये तो आपको बता दें कि आप लोन नहीं दे रहे हैं, आपको फांसी हो जाएगी। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये कुछ भी बोल देंगे। ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या डराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे डराते जाते हैं वैसे वैसे मैं इनके डराने का जो प्रक्रिया होता है उसके आपके सामने बताते जाता हूँ कि हाँ ये फर्जी पुलिस बन रहे हैं, फर्जी वकील बन रहे हैं, 316 का नोटिस भेज रहे हैं, फेक नोटिस भी भेज दे रहे हैं, कोई जेन्युइन भी नहीं है, उसका जवाब दे दीजिए वो खारिज हो जाएगा। ऐसे ऐसी धाराओं में ये लोग बातें करते हैं जो कि जेन्युइन होता ही नहीं है। आपने कभी भी लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रोसेस है, जो तरीका, वही तो होगा मैक्सिमम। मैं तो ये कहता हूं आपने लोन लिया, डिफॉल्ट हुआ, आपके साथ मैक्सिमम क्या हो सकता है आप बताइए? मैक्सिमम क्या हो सकता है आप बताइए? आप मान लीजिए कोई लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, अनसिक्योर्ड कोई भी लोन लिया है, आपने लोन ले लिया, आप बताइए, आप कमेंट्स में बताइए। कमेंट्स में देखूंगा ना, मैं देखना भी चाहता हूं आप लोग कमेंट्स में क्या बताते हैं। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट करके नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो, जब पैसे नहीं है तो क्या कर सकती है कंपनी? मैक्सिमम क्या कर सकती है? केस कर सकती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, एक EMI का केस ही तो कर सकती है। सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है, एक EMI का केस ही होता है। एक EMI का DD आप या बैंक में या कोर्ट में जा करके आप उसको दे देते हैं तो भी केस ही खारिज हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है। तो मैक्सिमम खराब से खराब परिस्थिति में क्या होगा? केस होगा। चेक दिए हैं तो चेक बाउंस का केस होगा। और किसी किसी सिनेरियो में तो ऐसा भी है तो वो भी नहीं हो सकता, जब आपने ECS नहीं लगाया है, क्रेडिट कार्ड का है बिल है, नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में तो वो भी नहीं लागू होता, सेक्शन 25 का भी नहीं केस कर सकते। तो मैक्सिमम आपके पास पहले तो नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, आर्बिट्रेशन फर्स्ट, सेकंड हियरिंग, फाइनल ऑर्डर, अंतरिम ऑर्डर, यही तो प्रक्रिया होगी। इसका तो नोटिस का जवाब देते जाइए। कंपनी को लोन लिए, डिफॉल्ट किया, सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए। RBI की गाइडलाइन है कि आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। और इन्फॉर्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी को कैसे पता चलेगा आपकी क्या परिस्थिति है, क्यों डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्या करना है, क्या आपको समय चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से एक भेज दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस भेजने के बाद आप चुपचाप बैठिए, फिर आपको रिकॉल नोटिस आती है, डिमांड नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन नोटिस है। जो नोटिस आती है, आपने तो अपनी परिस्थिति के बारे में कंपनी को तो अवगत करा दिया, यानी कि आपने लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से आपने तो स्पीड पोस्ट करवा दिया कि हाँ, जो कि एडवोकेट के माध्यम से स्पीड पोस्ट जाएगा तो उसकी ट्रैकिंग ID निकाल के आप देख लीजिए कि मेरा जो मैंने स्पीड पोस्ट कराया वो उसको डिलीवर्ड हुआ है या नहीं। तो ये चीज़ जान लीजिए, आपको पहला काम है स्पीड पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद कोई नोटिस आती है तो रिकॉल नोटिस आएगी। रिकॉल मतलब आप, मुझे बैंक वाले कहेंगे आपसे, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, अब मेरे पूरे पैसे हमें वापस कर दीजिए, उसको कहेंगे रिकॉल नोटिस। इसके बाद वो डिमांड करेंगे कि मेरे इतनी बाई डिफॉल्ट हुए, हमारे पूरे पैसे वापस करें, उसकी डिमांड की नोटिस करेंगे, उसका रिप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आर्बिट्रेशन आएगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 में साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना जरूरी है। आर्बिट्रेशन दोनों की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। प्राकृतिक न्याय के लिए दोनों की सहमति होना जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आर्बिट्रेशन का जो बैंक है और अपने तरफ से आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकता। मैं बार बार आपको समझाता हूं, आर्बिट्रेटर बैंक जो है जो वन साइडेड नहीं नियुक्त कर सकता। तो जो भी प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद ऐसा कोई नोटिस आता है तो उस पर आपत्ति पत्र जरूर दे दीजिए, उसको ऑब्जेक्शन दीजिए और ऑब्जेक्शन के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ऑर्डर को भी अटैच करके दीजिए और मेल भी करिए, स्पीड पोस्ट भी करिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको हो सकता है लोक अदालत का नोटिस आता है। लोक अदालत में समझौता होता है, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, समझौता हो जाता है, उसमें कोई हार या जीत तो होना नहीं है। लोक अदालत समझौते की अदालत है, दोनों पक्षों को बुलाया गया, आपस में बैठ के समझौता करा लिया, वो हो गया समझौता, इसको कहते हैं लोक अदालत। तो प्रोसेस क्या है ये चीज समझिए।
मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो जेन्युइन है उसको समझिए। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, तीनों का जवाब दे दीजिए। उसके बाद लोक अदालत में मैटर जाता है तो वहां पे क्लोज हो जाता है। या फिर बैंक या एनबीएफसी कंपनियां डायरेक्ट आपसे सेटलमेंट का ऑफर करती हैं, 20 से 25% में ऑफर आ जाते हैं तो उसको सेटलमेंट करके क्लोज कराइए। उसके बाद अगर मैक्सिमम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का ही तो केस होगा तो सेम डे बेल हो जाती है। अगर ये आपके पास पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का केस हुआ है, कलकत्ता में, अहमदाबाद में और जयपुर में ज़्यादातर इन जगहों पे केसेस होते हैं। तो इन जगह पे केस है, हमारे पैनल के एडवोकेट है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बेल कराना, एडवोकेट प्रोवाइड करना, आगे का प्रोसेस कराना, जमानत कराना, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, नोटिसों के जवाब से लेकर के बेल कराने तक। उसके बाद लोक अदालत, समझौता, ECS बाउंस तो एक ही EMI का बाउंस है, और ये सब कभी भी समझौता योग्य हैं। ऐसा नहीं है, ये कभी भी आप समझौता करना चाहते हैं, समझौता योग्य हैं। पेमेंट एंड, नाम ही इसका है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, कभी भी सेटल किया जा सकता है, तो समझौते योग्य है। कभी भी दोनों पार्टी को समझौता करके खत्म करना चाहेंगे, जब भी सेटलमेंट करना चाहेंगे तो सेटलमेंट करके क्लोज कर लीजिए। कंपनियों से आपको दुश्मनी नहीं, कि आपको जिंदगी भर आपसे लड़ना चाहेंगे कि अरे उनका भी तो NPA बढ़ रहा है, क्लोज कराएंगे उसको। और कोई नोटिस आती है, रिकॉल नोटिस आती है, डिमांड नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन नोटिस आती है, या कुछ भी A to Z, एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे माध्यम से। और हमारी टीम, आप इतने फास्ट सर्विस है, इतनी फास्ट सर्विस है, आज आप हमारे क्लाइंट हैं तो आज शाम तक ही आपको नोटिस टाइप हो जाएगा, कल जरिए रजिस्टर्ड डाक से आपको स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। तो इतनी फास्ट सर्विस है। कभी भी आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं, पता नहीं क्या है भी एडवोकेट कि नहीं, बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो हमारे जूनियर भी हैं जिन्होंने हमसे पूछा, सर मैं भी अब आपका लोन पे डिफॉल्टर था एक समय, आज मेरी परिस्थिति ये है, अब तो मैं भी लोन की वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। बहुत सारे लोग हैं, हमारे जूनियर हैं जो एडवोकेट भी हैं और हमारे जूनियर भी हैं, जो कि अब वीडियो बनाते हैं, लोन से सबको समझाते हैं कि लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, क्या क्या परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। तो जो लोग हैं सब एक दूसरे से टच में हैं, जो भी नोटिसें आती हैं क्या करना है, जो हमारे जूनियर है, जो हमारे यूट्यूब पे भी जूनियर है, बल्कि यहाँ तक भी पूछते, सर आपको मैं आपकी ऐसी वीडियो है, आपकी वीडियो को कॉपी करके मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ तो बना सकता। मैं ठीक है, आप देखिए, आप बात को पहुँचनी जरूरी है, लोगों तक पहुँचनी, माध्यम कोई भी हो, बात पहुँचनी चाहिए, जो जेन्युइन है वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। सब जगह तो एक ही चीज़ है, पेमेंट एंड सेटलमेंट में ये चीज़ है, ये प्रोसेस है, ये तरीका है, वही चीज़ मैं भी बताऊंगा, वही चीज़ वो भी बताएंगे। जो हमारे जूनियर है वो लोग भी बताते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, पूछते भी है, सर ये चीज़ है क्या करना है। तो सब आगे का जो प्रोसेस होता है, हमारी टीम है, हमारी टीम में लोग हैं, जो प्रोसेस होगा उसका नोटिस का जवाब देना होगा। अगर उसके बाद भी आपको हमसे पर्सनली मिलना है, मीटिंग करना है, तो आप हमारी कॉल बुक करा करके हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं पूरे फाइल के साथ। जैसे होम लोन है, सिक्योर लोन है, मॉर्गेज लोन है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर बैठ के डिस्कस करना पड़ता है। तो ऐसा कोई नोटिस आता है, कुछ भी होता है, तो आप हमसे पर्सनली आकर के मुलाकात भी कर सकते हैं। और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करिए। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।